नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि अगर किसी पर कोई अपराध करने का आरोप लग जाए तो उसके अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इसका जवाब है भारत का संविधान, जिसके पास हमारी आज़ादी को बचाने के लिए 3 बहुत ही शक्तिशाली ढालें हैं। तो आज हम इन्हीं 3 ढालों को यानी आर्टिकल्स 20, 21 और 22 को बिल्कुल करीब से समझने वाले हैं। तो जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो असल में होता क्या है? देखिए, ये कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं होती। हमारे संविधान ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबके साथ निष्पक्षता हो, बिल्कुल साफ सुथरे नियम बनाए हैं। चलिए आज इन्हीं नियमों की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि एक अभियुक्त के क्या अधिकार होते हैं। फिर हम एक-एक करके अनुच्छेद 20, 21 और 22 की 3 सुरक्षा ढालों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे एक पेचीदा अपवाद पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। इन अधिकारों को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अभियुक्त यानी अक्यूज्ड आखिर माना किसे जाता है। तो अभियुक्त वो कोई भी व्यक्ति है जिस पर या तो किसी अपराध का आरोप लगा हो या सिर्फ शक हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिकार उसी पल से लागू हो जाते हैं जब किसी पर पहली बार आरोप लगता है। सजा सुनाई जाने का इंतजार नहीं होता। तो ये है वो 3 ढालें जो हमारा संविधान हमें देता है। आर्टिकल 20 हमें किसी भी तरह की अन्यायपूर्ण सजा से बचाता है। आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अधिकार है। और आर्टिकल 22 जो ये पक्का करता है कि गिरफ्तारी के समय सही प्रक्रिया का पालन हो। हमारी पहली ढाल है आर्टिकल 20। इसे आप राज्य की शक्ति के खिलाफ एक कवच की तरह समझिए, जो ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी गलत तरीके से सजा न दी जाए। चलिए इसके हिस्सों को एक-एक करके समझते हैं। आर्टिकल 20 हमें 3 खास तरह की सुरक्षा देता है। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं। दूसरा है नो डबल जेपर्डी, ये आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने से बचाता है। और तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो ये गारंटी देता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य का केस यहाँ एक बहुत अहम उदाहरण है। इस केस ने दोहरे दंड के सिद्धांत को और मजबूत किया और ये तय कर दिया कि कोई भी कानूनी अदालत किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए बार-बार मुकदमा चलाकर उसे परेशान नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चुप रहने का अधिकार पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्टरूम तक हर जगह लागू होता है। किसी भी अभियुक्त को अपने ही खिलाफ सबूत बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। चलिए अब हमारी दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण ढाल आर्टिकल 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसे अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल स्तंभ और भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 21 कहता है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। ये शब्द सुनने में सीधे और सरल लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत शक्तिशाली हैं। आपको पता है, शुरू में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब बस इतना था कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो सरकार उसे लागू कर सकती थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को पूरी तरह बदल दिया और कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित नहीं बल्कि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। मतलब अब सिर्फ कानून का होना ही काफी नहीं है, उस कानून का सही होना भी जरूरी है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, आर्टिकल 21 का दायरा समय के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 1978 के मेनका गांधी केस ने जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेने से बढ़ाकर गरिमा के साथ जीवन तक कर दिया। इसके बाद तो इसमें आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और यहाँ तक कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल हो गया। तो आज की तारीख में आर्टिकल 21 एक बहुत बड़े छाते की तरह है, जिसके नीचे निजता, आजीविका, आश्रय, स्वास्थ्य और कानूनी मदद जैसे कई मौलिक अधिकार आते हैं। और अब आते हैं हमारी तीसरी ढाल पर, आर्टिकल 22। ये वो नियम पुस्तिका है जो ये सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो गिरफ्तार होने पर हर व्यक्ति को 3 बुनियादी अधिकार मिलते हैं। पहला, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है।
दूसरा, वो अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है, और तीसरा, आने जाने का समय छोड़कर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले ने इन अधिकारों को जमीनी हकीकत में और भी मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए गिरफ्तारी के समय पालन करने के लिए कुछ अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए, ताकि हिरासत में होने वाली हिंसा जैसी घटनाओं को रोका जा सके। अच्छा, अब तक हमने अधिकारों की बात की, लेकिन अब एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद विषय पर आते हैं, निवारक निरोध, जिसे अंग्रेजी में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। ये उन अधिकारों का एक बहुत ही सावधानी से नियंत्रित किया गया अपवाद है जिनकी हमने अभी चर्चा की। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सामान्य गिरफ्तारी तब होती है जब कोई अपराध हो चुका है और उसका मकसद सजा देना होता है, जबकि निवारक निरोध का मकसद किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर हिरासत में लेना होता है। अब क्योंकि ये एक कठोर कानून है, तो संविधान ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी दिए हैं, जैसे कि किसी को भी एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, और उस व्यक्ति को उसकी हिरासत का कारण बताना भी जरूरी है। और यहां भी मेनका गांधी मामले ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून भी आर्टिकल 21 की निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित प्रक्रिया की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। यह दिखाता है कि आर्टिकल 21 कितना शक्तिशाली है। तो परीक्षा के लिए इन तीनों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। आर्टिकल 20 आपको अपराध यानी ऑफेंस से बचाता है। आर्टिकल 21 आपके जीवन यानी लाइफ की रक्षा करता है, और आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी यानी अरेस्ट के समय सुरक्षा देता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं, किसी भी समाज को एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे देश की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आगे किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे।